हेलो स्टूडेंट्स, पौधों के विभिन्न भाग नाम का जो चैप्टर अपना चल रहा है उसमें अपन अभी तक जड़ पढ़ चुके, तना पढ़ चुके, पत्ती पढ़ चुके। मीन्स सबसे पहले अपन ने रूट पढ़ी, उसके बाद स्टेम, देन लीफ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पुष्प, फ्लावर। सबसे पहले देखो, अपने को ये पता करना है कि जड़, तना, पत्ती के बाद निकलने वाली जो संरचना होती है एक प्लांट में, वो होती है फ्लावर। और इसे एक प्रकार का मॉडिफाई स्टेम कहा जाता है। यह पादप शरीर में बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक निर्मित बहिर्जनिक प्रकार की निर्मित संरचना है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जड़, तना, पत्ती में से ये किसका मॉडिफाई रूप का कहलाता है? स्टेम का। तो अपन यहां सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, यह एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह मीन्स मॉडिफाइड स्टेम है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे की तरफ के इस फूल में, यानी जो पुष्प होता है, पुष्प में मुख्यतः दो भाग ऑब्लिक चक्र पाए जाते हैं, जो निम्न है। अब पहला जो भाग है उसका नाम है सहायक चक्र, और जो दूसरा भाग है उसका नाम है जनन चक्र। सहायक चक्र में फूल के जो भाग आते हैं उनका नाम है बाह्यदल व दल, इनके इंग्लिश नाम लिखूंगा मैं अभी। और जनन चक्र के अंतर्गत जो आते हैं वो है पुंकेसर व स्त्री केसर। तो एक फूल के अंदर अपन इन चारों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बाह्यदल, फिर दल, फिर पुंकेसर, फिर स्त्री केसर। अब ये होते क्या है पुष्प में, इनका सीक्वेंस यानी जो स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है वो अपन देख लेते हैं डायग्राम में। तब तक आप ये नोट कीजिए, चारों नाम को एक बार अच्छे से याद कर लो। स्टेप बाय स्टेप अपन इन्हीं चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक फूल के अंदर ये चारों भाग किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, etc। अब सहायक चक्र के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक तो बाह्यदल और एक दल। और जनन चक्र के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक तो पुंकेसर और एक स्त्री केसर। क्या होता है देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू, फिर एक एक करके सारे टॉपिक लिख लेंगे अपन। देखो इधर, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एक फूल की ये फूल का जिसे अपन पुष्प व्रंत कहते हैं, किस नाम से जानते हैं इसे? पुष्प व्रंत। इसे पेडिकल कहा जाता है, पुष्प व्रंत ऑब्लिक पेडिकल। ये तो हुआ पुष्प का व्रंत, और यहां पर होता है पुष्प का आसन, जिसको अपन इस तरह से काल्पनिक रूप से बना दिया मैंने यहां पर। यह हुआ पुष्पासन, मीन्स
रिसेप्टेकल, इसके इस आसन के ऊपर पुष्प आकर स्थित होगा। अब सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहां पर सबसे पहले ग्रीन कलर की लीव्स निकली रहती हैं, हरे रंग की। जैसे आपने कभी गुलाब के फूल में देखा हो तो नीचे हरे रंग की पत्तियां होती है, जो कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें लगी हुई भी रहती है। जैसे बैंगन में चारों तरफ लगी रहती है, मिर्च में चारों तरफ लगी रहती है, टमाटर में ऊपर की तरफ लगी रहती है, वो ग्रीन लीव्स। तो ये जो हरी पत्तियां हैं इनका नाम है, इन हरी पत्तियों का नाम है, थोड़ी छोटी बना देता हूं मैं इन्हें, बड़ी बन गई, ये लो। ये जो हरे रंग की पत्तियां हैं इनका नाम है बाह्य दल। किस नाम से जाना जाता है इनको? बाह्य दल। ये लो सामने लिखते हैं नाम, बाह्य दल। लेकिन मैंने यहां पर, अच्छा इसका नाम भी लिख लेते हैं अपन कि बाह्य दल को कहते क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेपल। किस नाम से जाना जाता है? इसे सेपल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये यूनिट है, इकाई। क्या है ये? इकाई। यानी एक अकेली हरी पत्ती को किस नाम से जाना जाएगा? इसको कलर भी भर देते हैं अपन, ग्रीन कलर, येलो। अभी जो एक अकेली हरी पत्ती है इसको किस नाम से जाना जाता है? बाह्य दल के नाम से, सेपल के नाम से। लेकिन एक फूल में एक हरी पत्ती के अलावा कई अन्य पत्तियां भी होती है हरे रंग की, कम से कम 3, 4, 5, 6 जितनी भी है प्रेजेंट है। तो एक अकेली जो ग्रीन लीव्स है उसे बाह्य दल कहते हैं, यानी सेपल कहते हैं। लेकिन जब ये ग्रुप में पाई जाती है, यानी इन सभी को, एक फूल में उपस्थित सभी बाह्य दलों को, यानी इन ग्रीन लीव्स को, सभी बाह्य दलों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तब उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, और इंग्लिश में कहते हैं इसे कैलिक्स। स्पेस कम है अपने पास इसमें। बाह्य दल पुंज, CALYX। इसकी स्पेलिंग एक और लिख सकते हैं अपन, KALYX, कैलिक्स। ये लो, और इसके नीचे लिख दिया मैंने यहां पर यूनिट, यानी एक अकेली को क्या कहेंगे? बाह्य दल, सेपल। लेकिन यहां लिख दिया मैंने ग्रुप। ग्रुप का मतलब है कि समूह में, यानी एक फूल में उपस्थित सभी ग्रीन लीव्स को, अकेली को क्या कहेंगे? सेपल, बाह्य दल। लेकिन जितने भी ग्रीन लीव्स है एक फूल के अंदर, उनको किस नाम से जाना जाएगा? बाह्य दल का पुंज, यानी समूह, जिसे अपन यूनिट में तो सेपल कहेंगे, लेकिन जब सारों को एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे कैलिक्स। ये ग्रुप लिख दिया, यानी सभी एक फूल में उपस्थित सभी ग्रीन लीव्स का समूह क्या कहलाता है? कैलिक्स। इसके बाद अपन देखते हैं कि एक फूल में ग्रीन लीव्स के ऊपर अन्य कलर की पत्तियां भी पाई जाती हैं। मान लेते हैं कि इस फूल में बैंगनी कलर की या ब्लू कलर की लीव्स है, ये रही येलो, येलो। अब ये जो लीव्स है ये कलरफुल्स होती है। बाह्य दल हमेशा ग्रीन होगा, लेकिन ये जो पत्तियां हैं इनको कहते हैं दल। इनको किस नाम से जाना जाता है? दल के नाम से जाना जाता है, और इनको कहते हैं पेटल। ये यूनिट है। एक अकेली कलरफुल लीव्स को अपन किस नाम से जानते हैं? एक अकेली कलरफुल लीव्स को किस नाम से जानते हैं? पेटल, दल। लेकिन ग्रुप में किस नाम से जानेंगे? दलपुंज। ये लिख दिया मैंने यहां पर, दलपुंज। और इसको कहते हैं कोरोला।
एक अकेले दल को यानी कलरफुल लीव्स को किस नाम से जानेंगे? अकेली दल यानी पेटल। लेकिन इन सभी दलों को, एक फूल में उपस्थित सभी कलरफुल लीव्स को किस नाम से जानेंगे? दल का पुंज यानी समूह, कोरोला। तो यहां ग्रुप में लिख देता हूं मैं ग्रुप, यानी यहां पे इसके नीचे लिख देता हूं ग्रुप, येलो। इसके बाद चलते हैं अपन, ये तो हुआ सहायक चक्र। दलपुंज, बाह्य दल और दल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सहायक चक्र का। लेकिन अब फूल का एक टॉपिक बाकी है, दूसरा चक्र, जिसे कहते हैं जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसमें दो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़े थे, एक तो नर जननांग और एक मादा जननांग। तो नर जननांग को कहते हैं पुंकेसर, ये यहां से निकला। एक और बना लेते हैं, यहां से भी बना सकते हैं अपन, दोनों साइड ले लो, थोड़ा छोटा बना देते हैं अब इसे, ये लो। एक और बना देते हैं, थोड़ा अंदर चला गया, ये लो। एक और बना देते हैं, यहां इनको भी थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। अब अपने पास नर जननांग भी बन गया, इसका नाम लिख देता हूं मैं यहां पर नर जननांग, और इसका नाम है पुंकेसर। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टामेन। ये यूनिट है, ये भी याद रखना। एक अकेले नर जननांग को किस नाम से जाना जाएगा? पुंकेसर, स्टेमन, यूनिट। लेकिन एक फूल में जितने भी पुंकेसर हैं उनको सम्मिलित रूप से यानी ग्रुप में किस नाम से जाना जाता है? पुमंग, एंड्रोशियम, एम है ये पीछे, और ये लिख दिया मैंने यहां पर ग्रुप। अब बचा हुआ है अपना मादा जननांग, इसमें यहां पर डायग्राम बना देता हूं मैं इस तरह का। यहां भी लिख देता हूं कि ये इस फूल का मादा जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मादा जननांग, इसको स्त्री केसर कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री केसर। इसको कार्पेल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पेल ऑब्लिक पिस्टिल। लेकिन ये क्या है? इसकी यूनिट लिख दिया मैंने शॉर्ट में छोटा सा। लेकिन अगर इसे ग्रुप में नाम दोगे तो इसे ग्रुप में कहा जाता है जायांग। ये मैंने एक अकेला बनाई, यहां पर कई पुष्पों में एक से अधिक हो सकते हैं ये मादा जननांग। तो एक अकेले को तो किस नाम से जानेंगे? स्त्री केसर। लेकिन इस फूल में अगर ऐसे और भी स्त्री केसर मौजूद है तो उन सभी स्त्री केसर को यानी एक फूल में उपस्थित सभी स्त्री केसर को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? जायांग। और इंग्लिश में कहते हैं इसे गाइनोइशियम, और ये लिख दिया यहां पर ग्रुप, GROUP, ग्रुप। ये अपने फूल का स्ट्रक्चर खत्म हुआ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर भी बना देता हूं। यहां पर 3 सेल्स पाई जाती है, इनके नाम मैं लास्ट में लिखूंगा। यहां पर पहले 2 होती है और यहां पर ये 3 होती है। अब इनके नाम क्या है ये मैं थ्योरी लिखेंगे तब पढ़ूंगा। फिलहाल ये पुष्प का चित्र आप बनाइए और इसमें एक एक करके अपन पढ़ने लग जाते हैं। सबसे पहले यहीं पे लिखूंगा मैं सारी थ्योरी इस ब्लॉक के अंदर। सबसे पहला टॉपिक डाल लेते हैं अपन बाह्य दल। बाह्य दल और इसको कहते हैं सेपल। चलो पहले हिंदी लिखते हैं फिर इंग्लिश लिखते हैं। बाह्य दल व बाह्य दल पुंज, इंग्लिश में लिखेंगे इसको
सेपल एंड कैलिक्स ऑब्लिक कैलिक्स। ये लो, पहला टॉपिक नोट करो। इसके बारे में देखो, अपन ने पढ़ा था कि बाह्य दल, यानी ये रहे बाह्य दल, ऊपर तो दल है और दल के बाहर की तरफ पीछे की तरफ कौन है, बाह्य दल। ये किस कलर के होते हैं, हरे रंग की पत्तियां हैं। तो सबसे पहले लिखा, यह किसी पुष्प में हरे रंग की पत्तियां ऑब्लिक संरचना होती हैं। यह किसी पुष्प में हरे रंग की पत्तियां होती या फिर संरचना होती है। एक इकाई बाह्य दल को, केवल एक अकेले की बात करेंगे, इस अकेली ग्रीन लीव्स की बात करेंगे, तो इससे क्या कहते हैं, बाह्य दल यानी सेपल। एक इकाई बाह्य दल को सेपल कहा जाता है। लेकिन अब अपन कहेंगे कि एक अकेली को तो सेपल कह दिया, लेकिन इन सभी ग्रीन लीव्स को सम्मिलित, यानी एक फूल में जितने भी ग्रीन लीव्स हैं, जितने भी सेपल्स हैं, उनको कंप्लीट एक साथ किस नाम से जानेंगे, ये लिखा हुआ है यहां पर, ग्रुप में किस नाम से जानेंगे, कैलिक्स। टाइटल में भी लिखा हुआ है, बाह्य दलों का पुंज एक पुष्प में उपस्थित सभी बाह्य दल मीन्स सेपल को सम्मिलित रूप से बाह्य दल पुंज मीन्स कैलिक्स ऑब्लिक कैलिक्स कहा जाता है। और जब पुष्प सूत्र लिखा जाता है तो इसे इस वाले कैसे प्रदर्शित किया जाता है, पुष्प सूत्र यानी फ्लोरल फॉर्मूला लिखते समय इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। ये लो, सबसे पहले बाह्य दल और बाह्य दल पुंज के बारे में अपन ने बात कर ली। ग्रीन लीव्स अकेली को कहेंगे बाह्य दल सेपल, लेकिन जितने भी ग्रीन लीव्स है एक फूल में उनको सम्मिलित रूप से, तो यूनिट थी सेपल एक अकेली, लेकिन जितने भी सेपल है बाह्य दल है उन्हें ग्रुप में यानी समूहीकृत रूप से क्या नाम देंगे, बाह्य दल पुंज, कैलिक्स या कैलिक्स। ये तो नोट कीजिए आप। ऐसी ही बिल्कुल स्ट्रक्चर है। अब अपने पास दल, जो अकेली तो दल कहलाएगी और जब ग्रुप में बात करेंगे तो दल पुंज कहलाएगी। नाम अपन डायग्राम में भी लिखे हुए हैं, थ्योरी में भी वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं। एक अकेले दल को किस, यानी जो ग्रीन कलरफुल लीव्स होती है ग्रीन लीव्स के ठीक ऊपर, तो इन कलरफुल पत्तियों को अकेली को किस नाम से जाना जाता है, दल पेटल। लेकिन इन सभी कलरफुल पत्तियों को ग्रुप में एक साथ किस नाम से जानेंगे, दलों का पुंज यानी कोरोला। तो इसको नोट करने के बाद मैं इस टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। सेकंड नंबर का टॉपिक जो चलने वाला है अपना, पहले लिखूंगा 2, फिर यहां पर बाह्य शब्द को हटा देता हूं। ये लो, दल व दलपुंज, चलो लिख ही देता हूं दोबारा, दल व दलपुंज। एक अकेली को दल और इन सभी को सम्मिलित रूप से दलपुंज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे,
पेटल एंड कोरोला। पहला पॉइंट देखो, यह किसी पुष्प में विभिन्न रंगों की पत्तियां या संरचना होती है। ये हो गई विभिन्न रंग की, अपन ने यहां पर ब्लू कलर की लीव्स बनाई है। एक इकाई बाह्य दल को, अब यहां लिखेंगे, यानी एक अकेले दल को किस नाम से जाना जाता है? एक इकाई दल को पेटल कहा जाता है। ये देख लो, एक अकेली पत्ती को, दल को किस नाम से जान रहे हैं? पेटल। लेकिन इसी सभी पेटल को ग्रुप में किस नाम से जानेंगे? सम्मिलित रूप से कोरोला, दलपुंज। एक पुष्प में उपस्थित सभी दल यानी पेटल को सम्मिलित रूप से दलपुंज और दलपुंज की स्पेलिंग अपन सिंगल स्पेलिंग है इसकी, कोरोला कहा जाता है। और पुष्प सूत्र लिखते समय इसे इसी सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर के की जगह क्या लिखेंगे? सी। ये बाह्य दल के बाद दल के बारे में भी कंप्लीट हुआ, इसे भी आप नोट करें। यह आपका सहायक चक्र कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अपन दो टॉपिक और हैं, तो पुंकेसर और एक स्त्री केसर, नर जननांग, मादा जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहां तक नोट करें आप। इसके बाद चलते अपन तीसरे टॉपिक की तरफ, लिख लो आराम से। इसके बाद चलते अपन तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पुंकेसर, नर जननांग, जो जनन चक्र का भाग है। तीसरा टॉपिक डाल दिया मैंने, पुंकेसर व पुमंग। देखो, हर टाइटल में जो पहले वाला नाम है वो तो है यूनिट, और जो पीछे वाला नाम है वो इन सबका क्या है? ग्रुप। पुंकेसर को अपन ने, एक अकेले पुंकेसर को क्या नाम दिया था? स्टेमन, यूनिट में। लेकिन जब सभी पुंकेसरों को सम्मिलित रूप से बोलेंगे तो क्या नाम देंगे? पुमंग, एंड्रोशियम। थ्योरी अभी भी वो की वही है। यह किसी पुष्प में, किसी पुष्प का क्या होता है? नर जननांग। यह किसी पुष्प में नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एक इकाई पुंकेसर को स्टेमन कहा जाता है, और एक पुष्प में उपस्थित सभी पुंकेसर को, एक पुष्प में उपस्थित सभी पुंकेसर यानी स्टेमन को सम्मिलित रूप से, अब पुंकेसर पुंज नहीं लिखेंगे, एक पर्टिकुलर शब्द दिया इसे, पुमंग, और पुमंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। कहा जाता है। और पुष्प सूत्र लिखते समय इसे किससे शो करेंगे? इसके आगे लिखा हुआ है ए, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां तक तो नोट करो। फूल में उपस्थित एक अकेली नर जननांग को किस नाम से जाना जाता है? पुंकेसर, यानी यूनिट में तो पुंकेसर कहते हैं, लेकिन इन सभी यूनिट्स को यानी पुंकेसर को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? पुमंग यानी एंड्रोशियम। तो यूनिट में पूछे तो अलग आंसर देना है, ग्रुप में पूछे तो अलग आंसर देना है, चाहे वो बाह्य दल के लिए पूछे, चाहे वो दल के लिए पूछे, चाहे वो पुंकेसर के लिए पूछे, चाहे वो स्त्री केसर के लिए पूछे। तो फाइनली यहां तक नोट कीजिए आप। इसके बाद नर जननांग की संरचना अपन देख लेते हैं थोड़ी सी। नर जननांग की संरचना, मादा जननांग की संरचना।
यहां तक तो नोट करो। या फिर मैं उसे अलग नोट करके लिखा देता हूं। फिलहाल इसी को अपन क्रम को बढ़ाते हैं, पुष्प की संरचना को देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं अपन मादा जननांग की तरफ, जिसका नाम है स्त्री केसर। तो पुंकेसर की जगह मैं यहां लिखने वाला हूं स्त्री केसर, और पुमंग की जगह क्या लिखेंगे, जायांग। क्योंकि एक अकेले मादा जननांग को स्त्री केसर कहते हैं, लेकिन ऐसे अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो तो सभी स्त्री केसर को सम्मिलित रूप से क्या नाम देंगे, जायांग। तो नाम टाइटल चेंज कर रहा हूं मैं यहां पर। नंबर 4 स्त्री केसर। अच्छा, स्त्री केसर को 2 नाम दिया अपन ने, एक तो कार्पेल और एक और नाम दिया है यहां पर पिस्टिल। रुको रुको रुको, स्त्री केसर व जायांग, पहले हिंदी लिख दें। कार्पेल ओब्लिक पिस्टिल एंड अब ग्रुप में क्या नाम देंगे इसे, गाइनोइशियम। ये लो। अब देखो लाइनें वो की वही रखनी है अपने को, केवल चेंज करना है आंसर। यह किसी पुष्प में, अब नर जननांग न होकर किस प्रकार का जननांग है, ये मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक ही कई स्त्री केसर को स्त्री केसर को स्टेमन नहीं कहते, क्या कहते हैं, कार्पेल ओब्लिक पिस्टिल कहा जाता है। अब एक अकेले स्त्री केसर को कहेंगे, ये एक अकेला पूरा स्त्री केसर है, इसको कहेंगे कार्पेल या पिस्टिल। लेकिन अगर ऐसे और भी स्ट्रक्चर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं इस पुष्प में, तो एक पुष्प में उपस्थित ऐसे सभी स्त्री केसर को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाएगा, जायांग। तो एक पुष्प में उपस्थित सभी स्त्री केसर, जिसको अपन कार्पेल कह रहे हैं यूनिट के रूप में, पिस्टिल भी कह रहे हैं, को सम्मिलित रूप से अब पुमंग की जगह क्या लिखेंगे, जायांग। जायांग गाइनोइशियम कहा जाता है। और पुष्प सूत्र लिखते समय इसके नाम के आगे आ रहा है जी, तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, जी से, जी से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक तो वो अपना ये पुष्प का जो फ्लावर डायग्राम है वो, और इसके बारे में हमने 4 संरचनाएं पढ़ी है। चारों संरचनाओं के नाम है बाह्य दल, दल, पुंकेसर एंड स्त्री केसर। चारों को अपने को 2 तरह से देखना है, एक तो एक अकेले के रूप में और एक ग्रुप में, यानी सम्मिलित रूप से। एक फूल में जितने भी हैं सभी को। अब एक अकेली संरचना को नाम क्या दिया था आपने, सेपल, लेकिन ग्रुप में क्या नाम दिया था इसे, कैलिक्स। जो कलरफुल लीव्स थी, एक अकेली को नाम दिया पेटल यानी दल, और ग्रुप में क्या नाम देंगे, दलों का पुंज यानी कोरोला। ये नर जननांग था, एक अकेले नर जननांग को क्या नाम दिया, पुंकेसर, लेकिन ग्रुप में क्या नाम देंगे, पुमंग। और ये मादा जननांग है स्त्री केसर, एक अकेली संरचना को क्या नाम दोगे, स्त्री केसर। और ऐसी जितनी भी संरचनाएं होगी इस फूल में स्त्री केसर, सभी को सम्मिलित रूप से क्या नाम देंगे, जायांग। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नर जननांग, इसकी संरचना देख लेते हैं, और एक मादा जननांग की संरचना देख लेते हैं, जिसमें अपना ये फ्लावर नाम का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक डालिए, नर जननांग की संरचना।
या फिर कंप्लीट लिखते हैं, पुष्प में उपस्थित नर जननांग पुंकेसर, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, स्टामेन की संरचना। अब फाइनली हम क्या देखते हैं कि एक पुष्प में उपस्थित जो सिंगल यूनिट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नाम से, उसे इस तरह से हमने डायग्रामेटिक तरीके से लिखा था, अभी बनाया था डायग्राम। देखो इधर ये रहा, इस संरचना का नाम है पुतंतु, जिसको कहते हैं फिलामेंट, और इस संरचना का नाम है परागकोश, जिसको कहते हैं एंथर। और इस परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, और इन लघु बीजाणुधानियों में ही क्या भरे रहते हैं, पराग कण। ऐसे क्रम वाइज लिख देता हूं, इन्हीं के अंदर क्या भरे रहते हैं, पराग कण यानी पोलन ग्रेन। ये लो, ये जो 2 दिखाई दे रही है, इसके ठीक पीछे 2 और हैं, और इन्हीं के अंदर क्या भरे रहते हैं, ये पराग कण। इस तरह से 2-2 टिपकियां और लगा देना अंदर। बाकी का स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे आगे जब पादपों में जनन आएगा। फिलहाल पुष्प में उपस्थित नरजननांग पुंकेसर की संरचना, इसका ये डायग्राम हुआ। नरजननांग पुंकेसर के पूरे लिखते हैं, पुष्प में उपस्थित नरजननांग पुंकेसर के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला जो हमने लिखा था पुतंतु, इसको कहते हैं फिलामेंट, और दूसरा वाला जो भाग है उसका नाम है परागकोश, जिसको अपन कहते हैं एंथर। इसके सामने अगर लिखना चाहो तो यह एक पतली व लंबी संरचना होती है। परागकोश के बारे में क्या लिखेंगे, यह एक कोश नुमा यानी सेक संरचना होती है। इसी के लिए अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एक परागकोश यानी एंथर में 4 लघु बीजाणु धानियां वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कोश जो होते हैं ये 2 होते हैं, और प्रत्येक कोश में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। एक पराग कोश में
4 लघु बीजाणु धानियां यानी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। एक परागकोश में 2 कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक कोष्ठ में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं। जब अपन इसकी काट देखेंगे, देखना इसकी काट देखना, तो इस तरह की संरचना नजर आती है, ये और ये 2 ये है चैम्बर, पहला कोष्ठ, और यह है दूसरा कोष्ठ। और हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक कोष्ठ में 2 लघु बीजाणुधानियां और इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास भी 2 लघु बीजाणुधानियां यानी माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद है। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि एक परागकोश में, दोबारा ही लिख लेते हैं अपन, एक परागकोश में 2 कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, प्रत्येक कोष्ठ में यानी प्रत्येक चैम्बर में 2 लघु बीजाणु धानियां यानी माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। अगला पॉइंट बना के लिख रहा हूं, अतः एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां मीन्स माइक्रो स्पोरेंजिया पाई जाती है। अब इन लघु बीजाणुधानियों में क्या भरे होते हैं? इन लघु बीजाणु धानियों में माइक्रोस्पोरेंजिया में लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर, जिन्हें पराग कण भी कहते हैं, अथवा पराग कण, पोलेन ग्रेन GRAIN भरे रहते हैं। ये रहे, ये चारों क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणुधानियां। और इनमें क्या भरे रहते हैं? लघु बीजाणु। ये रहे, यानी परागकण।
ये आपके नर जननांग पुंकेसर का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अपन चलते हैं पुष्प में उपस्थित मादा जननांग। पुष्प में उपस्थित मादा जननांग, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? स्त्री केसर। इंग्लिश में भी दो नाम है उसके। एक तो अपन ने नाम दिया है उसे कार्पेल और एक नाम दिया है पिस्टिल। इसको मैं मिटा देता हूं, मादा जननांग का डायग्राम ड्रा कर देता हूं भी यहां पर। देखिए इधर एक मादा जननांग का जो डायग्राम हमने बनाया था वो कुछ इस प्रकार का था कि एक बड़ी सी संरचना यहां पर थी प्लेटनुमा ऊपर की तरफ, देन ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, और फिर ये तीसरा भाग जिसमें अपन ने यहां पे 3 सेल्स बनाई थी। तीन यहां बनाई थी। ये था डायग्राम मादा जननांग का स्त्री केसर का। इसके जो 3 भाग होते हैं वो ये रहे। ये ऊपर वाला जो भाग है या फिर नीचे नीचे वाला जो भाग है इसे कहते हैं अंडाशय, ओवरी। और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इसे कहते हैं वर्तिका, स्टाइल। और जो वर्तिका के आगे का भाग है ऊपर का, उसे कहते हैं वर्तिका का अग्रभाग यानी वर्तिकाग्र। वर्तिका का अग्र, इसे कहते हैं स्टिग्मा। अब ये 3 भाग हो गए। इसमें से अपन मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, ओवरी के बारे में, जो अंदर दिया हुआ है यहां पर। इसको भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं डायग्राम को। चलो पहले यहां लिखते हैं अपन एक ये जो बीच में स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये होता है बीजांड। इसको इधर की तरफ लेते हैं क्योंकि 3 भाग तो ये हो जाएंगे मुख्य रूप से। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं अपन। ये लो, इसमें होती है 3 सेल्स यहां और 3 सेल्स होती हैं यहां, और ये हो गई बाकी की 2। ये लो, तो एक मादा जननांग, सॉरी, किसी पुष्प में उपस्थित, किसी पुष्प में उपस्थित मादा जननांग यानी स्त्री केसर, जिसको अपन इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं? कार्पेल ओब्लिक पिस्टिल की संरचना में निम्न 3 प्रमुख भाग होते हैं। में 3 प्रमुख भाग होते हैं
जो निम्न है। अब ये 3 भाग कौन कौन से? नंबर 1, सबसे ऊपर वाला लिख रहा हूं मैं यहां पर, वर्तिकाग्र। ये पूरा का पूरा मादा जननांग है। इसके 3 भाग लिखे अपन ने। पहले का नाम है वर्तिकाग्र स्टिग्मा। दूसरे का नाम बताइए, वर्तिका। स्टाइल। और जो लास्ट वाला है उसका नाम है अंडाशय, ओवरी। फाइनली ये एक फूल की संरचना में पाए जाने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 भाग हुए। सबसे पहले जो दिया हुआ है ऊपर ऊपर उसका नाम है स्टिग्मा, जो मिड में पाया जाता है उसका नाम है स्टाइल, और जो नीचे नीचे है गोलाकार संरचना के रूप में उसका नाम है ओवरी। अब यहां पर अपन इसकी संरचना की बात करें तो वर्तिकाग्र और वर्तिका तो दिखाई दे रही है। ये एक थोड़ा सा प्लेटनुमा संरचना है, ये नलिकाकार संरचना है। इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर, ये डायग्राम आप नोट कर लें। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देता हूं। जैसे यहां पे लिख देता हूं, यह एक तश्तरी नुमा यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर संरचना है या होती है। बाकी 2 भाग नीचे लिखता हूं। चलो अब अगला पॉइंट इसके लिए लिख रहा हूं, इस भाग पर ही, इस भाग की ऊपरी सतह यानी ये जो सतह है, सतह पर ही परागण क्रिया को कहते हैं पोलिनेशन। पातों में जनन पढ़ेंगे तब आएगा ये। इस भाग की ऊपरी सतह पर ही परागण क्रिया के दौरान या के समय पराग कण मीन्स पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं। यानी दूसरे पौधे का परागकण या इसी पौधे का परागकण ऐसे विभिन्न माध्यमों से इसकी ऊपरी सतह पर आकर गिरेगा। अब आगे क्या होता है ये पढ़ेंगे पातों में जनन में। लेकिन ये परागकण आकर गिर गए। जो भी हमने पढ़ा था कि ये परागकोश के अंदर जो कण भरे रहते हैं परागकण कहलाते हैं। तो नर के परागकण मादा की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। किस क्रिया के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। एक बात तो ये हुई, एक तो हुआ वर्तिकाग्र। अब वर्तिका क्या करती है? इस वर्तिका के माध्यम से ये परागकण कहां तक पहुंचते हैं? अंडाशय तक। तो सेकंड टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहां पर, वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका जिसका नाम है स्टाइल। यह एक नलिकाकार संरचना यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये इसका पहला पॉइंट है। इस संरचना से होकर ही परागकण जिन्हें पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन पराग नलिका से होते हुए, इसे कहते हैं पोलन ट्यूब, से होते हुए अंडाशय, ये रहा तीसरा भाग पूरा, ओवरी में उपस्थित बीजांड, बीजांड को कहते हैं ओव्यूल, OVULE तक पहुंचते हैं। देखो
वर्तिकाग्र पर क्या गिरे थे, या तो इसी फूल के नर का परागकण गिरेगा या दूसरे फूल से परागकोश से निकलकर परागकण ही आकर गिरेंगे, पोलन ग्रेन। वर्तिका के माध्यम से कहां तक पहुंचेंगे, अंडाशय में उपस्थित इस गोले को कहते हैं बीजांड। किस नाम से जाना जाता है यह, बीजांड, ओव्यूल। तो परागकण यहां गिरेंगे और ऐसे वर्तिका से होते हुए फाइनली बीजांड तक पहुंचेंगे। अब बीजांड में भी किसके पास जाएंगे, ये पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में, मतलब जो पादपों में जनन नाम का चैप्टर आएगा। फिलहाल इस बीजांड की संरचना को भी मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्क्राइब कर देता हूं। तीसरा टॉपिक आने वाला है, हमने वर्तिकाग्र पढ़ा, वर्तिका पढ़ा, देन तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अंडाशय। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। वर्तिकाग्र पर तो क्या आकर गिरेंगे, परागकण। परागकण फिर कहां जाएंगे, वर्तिका से होते हुए अंडाशय की तरफ। अंडाशय में भी कहां जाएंगे, बीजांड के अंदर। तो बीजांड की जो संरचना है, तीसरा वाला टॉपिक लिखेंगे अंडाशय, इसके लिए पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक अंडाकार एक शेप्ड संरचना है। इसके भीतर बीजांड पाया जाता है। इस बीजांड में अब देखो, इस बीजांड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यानी ये कोशिकाएं। इस बीजांड में निम्न प्रकार की कोशिकाएं, इसे मिटा देता हूं आगे, निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब सबसे पहले देखो, डायग्राम अलग से बना लेते हैं अपन इसका एक बार फिर। ये यहां पर अब केवल बीजांड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पहले भी बना लिया, केवल नाम लिखना अपने को। ये रहा ये तो था अंडाशय, ओवरी, और ये थे इसके भीतर बीजांड। ओव्यूल। अब इसके अंदर ये जो सेल्स थी तीन, इन तीनों सेल्स को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं इंग्लिश में कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इसके बाद बीच में जो ये सेल्स दिखाई दे रही है, इनको कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक। युक्त कोशिका। सेकेंडरी न्यूक्ली सेल्स। और यहां पर भी जो तीन सेल्स थी, अब इन तीनों में से जो साइड की दोनों सेल्स हैं, इनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं, और इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। लेकिन मध्य की जो, यानी इनमें से तीनों में से कोई एक, ये जो दिखाई दे रही है बीच में बनाई है अपन ने, ये कहलाती है अंड कोशिका। इसको चलो इधर की तरफ से लेते हैं।
ये बीच में जो बना रखी है यहाँ पर, इसके बारे में बता रहा हूं मैं, इसको यहाँ नाम लिख देते हैं। यह है अंड कोशिका। साइड की दोनों तो क्या है, सहायक, और बीच में जो बनाई है अपन ने उसका नाम क्या लिख रहे हैं अपन, अंड कोशिका, जिसे एग सेल कहा जाता है। एग अपरेटस भी इसी को कहते हैं। अब ये बीजांड में उपस्थित प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या काम आती है, सेकेंडरी न्यूक्लियर सेल्स क्या काम आती है, सिनर्जिड सेल्स क्या काम आती है, एग सेल्स क्या काम आती है, परागकण जो वर्तिकाग्र पर गिरे थे वो वर्तिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंचते तो क्या करते हैं, ये सारी कहानी पढ़ेंगे अपन पातों में जनन नाम के चैप्टर में। फिलहाल ये आपका कंप्लीट हुआ एक फ्लावर का डायग्राम। इसमें सबसे पहले अपन ने बाह्य दल के बारे में पढ़ा, उसके बाद दल के बारे में पढ़ा, उसके बाद नर जननांग पुंकेसर के बारे में पढ़ा, और फाइनली हमने मादा जननांग स्त्री केसर के बारे में पढ़ा। इनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा, इनकी ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी अपने को याद रखनी है। और ये जो चारों चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले अपने लिखा था बाह्य दल, फिर लिखा था दल, फिर उसके बाद लिखा था पुंकेसर, और उसके बाद लिखा था स्त्री केसर। इसको यूनिट में किस नाम से जाना जाता है, बाह्य दल पुंज। इसको किस नाम से जाना जाएगा यूनिट ग्रुप में, ये तो यूनिट है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या लिखने वाले हैं अपन, ग्रुप। तो यूनिट तो है बाह्य दल, ग्रुप है बाह्य दल पुंज, यूनिट है दल, ग्रुप है दल पुंज, यूनिट है पुंकेसर, ग्रुप है पुमंग, और यूनिट है स्त्री केसर, ग्रुप है जायांग। इंग्लिश वर्ड अपने को याद रखना है। इसको कहते हैं सेपल, इसे कहते हैं पेटल, इसे कहते हैं स्टमेन, इसे कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। लेकिन इसको ग्रुप में किस नाम से जाना जाएगा, कैलिक्स, इसे कहेंगे कोरोला, इसे कहेंगे एंड्रोशियम, इसे कहेंगे गाइनोशियम। जो पुष्प सूत्र में शो होता है अपन KCAG करके लिखते हैं, KCAG यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसी के साथ आपका ये पुष्प नाम का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक जरा सा टॉपिक है, जो पुष्प में जननांग होते हैं, जैसे नर जननांग भी हो, मादा जननांग भी हो, या फिर दोनों में से कोई, इस आधार पर पुष्प के प्रकार जो होते हैं वो पढ़ेंगे अपन अपनी अगली क्लास में।